अब हम बात करते हैं शुंग युगीन मूर्तिकला की। देखिए, मौर्यकालीन बौद्ध मतावलंबी एक लंबे समय के शासनकाल के उपरांत सनातन ब्राह्मण धर्म को फिर से स्थापित करने का श्रेय शुंग शासकों को दिया जाता है। देखिए बच्चों, अगर मैं तेज पढ़ता हूँ ना, बुरा मत मानना, आप भी साथ में पढ़ो, क्योंकि कई वीडियो आज मैं जारी करने वाला हूँ। ठीक है। बल्कि अतिशयोक्ति तथ्य यह है कि हिंदू धर्म के कतिपय वास्तुशिल्प स्मारकों के अलावा अन्य सभी महत्वपूर्ण पुरावशेष बौद्ध धर्म से ही संबंधित पाए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस कालखंड में बौद्ध धर्म की शासन सत्ता का पर्याप्त संरक्षण प्राप्त था। परिणामतः शुंग काल में भारतीय स्तूप एवं शैलकृत चैत्यों की संरचना और स्थापत्य को प्राथमिकता प्रदान की गई। इस काल में मौर्यकालीन बौद्ध स्तूपों में संवर्धन और अभिनवीकरण के साथ साथ अलंकरण के द्वारा उन्हें सौंदर्यपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। तो मौर्यों ने जिस राज की कला को विकसित किया, अशोक ने स्तंभों पर जो अध्यादेश प्रचारित किया, वो लोक कल्याण के लिए अवश्य थे, लेकिन उसमें संपूर्ण जनता में कला भावना का संचार नहीं किया जा सकता। तो इससे लोक कला हतोत्साहित हुई होगी। तो अशोक ने सारनाथ स्तंभ को आदर्श स्वरूप में निरूपित किया और मौर्य काल कला उसी के अनुगामी रही। तो अब अगर हम देखें तो मौर्य शासक के जो कलात्मक आदर्श थे, कला उन्हीं की परिक्रमा करते रहे। किंतु शुंग शासन के प्रारंभ होते ही यह परंपरा क्या होती है, खत्म हो जाती है। अब वर्णनात्मक मूर्तिकला का उदय तो लोक प्रचलित कथाओं का अंकन करती है। कला किसी शासक के अध्यादेश के अनुगामी न होकर के स्वतंत्र मानव चेतना और कल्पना का आधार होती है। ठीक है ना। तो शुंग कला समकालीन भारतीय जीवन और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के विवेचन में पूर्ण रूप से सक्षम है। यह आदर्शवाद नहीं, वरन यथार्थवाद पर आधारित है। अशोक ने जिस उत्सव और समाज का विवेचन किया था, जिसे उसने कर्मकांड पूर्ण कह करके उस स्थान पर धर्मोत्सव करके प्रचार किया, वह उत्सव सम्मेलन शुंग कला का एक अभिन्न अंग बना। शुंग कला में नृत्य, गीत और मादकोन्माद आह्लाद यानी आनंद का सजीव चित्रण हुआ है। इस प्रकार के चित्रण का शुभारंभ महात्मा बुद्ध के जीवन के घटनाओं से हुआ और पौराणिक कथाओं में इसकी परिणति प्राप्त होती है। बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथों में स्वर्गीय अप्सराओं और मुनियों के ध्यान भंग करने के विवरण मिलते हैं और शुंग कलाकारों ने इनका मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया। अब शुंगकालीन मूर्तिकला की तकनीक और लक्षण को देखें तो इन्होंने मौर्यों से अलग परंपरा का अनुगमन किया। तत्युगीन मूर्तियां सम्मुख दर्शन में सफल होने के कारण पूर्वत मौर्य कला की चातुर्दर्शन या त्रिदिशात्मक दर्शन से अलग थी। भित्ति पर ये मूर्तियाँ इतनी कम उभरी हैं जैसे पाषाण खंड पर छेनी या छुरी से रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें दर्शक सूक्ष्मता से भी देख सकता है। अतः ऐसी अवधारणा है कि ये नक्काशियाँ शर्मीलेपन, विनम्रता और झिझक की अभिव्याख्या करती हैं। और उस काल की कला में प्राकृतिक सहजता और दृश्यों के अंकन में आडंबर का अभाव है। और स्त्री पुरुष की मूर्तियों में आदिवासियों की तरह सरलता प्राप्त होती है, जो प्रकृति से ओतप्रोत है। और वृक्ष, पशु, पक्षी भी स्वाभाविक मुद्राओं में चित्रित है। ये स्वयं कोई भाव अभिव्यक्त न करते हुए भी किसी भी दर्शक को भाव विभोर करने के लिए प्रेरित करती है। संकेत प्रधान शुंग कला सर्वथा बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों से अंकित हैं और उसमें जातक कथाओं के दृश्य अंकित हैं। कहीं कहीं पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लेकिन नहीं प्राप्त होती है। ठीक है। अब इसकी विशेषता को हम ध्यान रखें कि इस काल में मूर्तिकला तत्कालीन जनजीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। ठीक है ना। और भरौत स्तूप में तो 2000 वर्ष पूर्व के भारत के दैनिक जीवन का सजीव चित्रण है। लोगों की गृह, देवताओं की मूर्तियाँ, साधुओं की आश्रम, परिवहन गाड़ियाँ, रथ, नौकाएं, वेशभूषा, शस्त्र आभूषण आदि का प्रयोग साधारणतः किया जाता था और यह वस्तुएं नितांत यथार्थवादी रूप में प्रदर्शित की गई हैं। तो ये जो है इस काल की मूर्तियों की क्या है, एक विशेषता है, यथार्थवाद। दूसरी बात, तत्युगीन मूर्तिकला का उद्देश्य जनता को महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से परिचित कराना था, किंतु उनके अवलोकन से आभासित होता है कि कलाकार का मूल उद्देश्य गौण हो गया और कलाकार जीवन का चित्र करने में इतना संलग्न हो गया कि जनता के नैतिक उन्नयन का उसे कोई विशेष ध्यान नहीं रहा। तो इन चित्रों का प्रधान केंद्र बिंदु न तो आध्यात्मिक है, न आचारवादी है, बल्कि संपूर्णतः मानव जीवन से संबंधित है। तीसरी बात, तत्युगीन मूर्तिकला यानी उस काल की मूर्तिकला में कुछ प्रादेशिक विशेषताएं भी दिखाई देती हैं जो क्षेत्रीय कलात्मक परंपरा को प्रभावित करते हुए मूल रूपेण एक ही कला परंपरा का द्योतक बनी। शुंगकालीन कलाकार अलंकरण अनुरागी था, क्योंकि वो तरह तरह के अधिकाधिक विधान केवल सजावट के लिए प्रयुक्त किए
वृक्ष, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी, वेदिका, तोरण, स्तंभों पर रूप संयोजन हेतु बहुतायत निर्मित किए गए हैं। तो इससे शिल्प का हस्तकौशल स्वतंत्र प्रतीत होता है। ठीक है, तो जहाँ पर कोई स्थान रिक्त हो गया उस भाग को वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी आदि प्रायशों सुसज्जित कर दिया गया है। इस काल में अगर देखा जाए तो शुंग काल में मूर्तियों में मूर्त चित्रों की प्रधानता है। कला में ऐसी समस्याओं का संपूजन हुआ है जिनका संबंध किसी न किसी कथानक या घटना विशेष से जरूर जुड़ा है। तो इस युग में मूर्तिकारों की समझ कुछ कठिनाइयाँ थी, जैसे घटना के चित्रण में लघु और बड़ी मूर्तियों का अंकन, पीछे की विशेषताओं का दिग्दर्शन, अंधकार और प्रकाश का चित्रण आदि जो भारतीय कला में दिखाई गई थी। ठीक है ना, कारण कि पूर्ववर्ती मूर्तिकला घटना प्रधान या कथा प्रधान से वंचित रही, लेकिन इस काल में कला का प्रमुख विषय नाटकों में विवर्णित कथाएँ भी थी, जिनको मूर्त रूप देना भी क्या है, कठिन कार्य था। तो उसके लिए उन्होंने नए नए तरीके निकाले, फिर भी उनको उसमें किंचित सफलता ही प्राप्त होती है। शुंग काल की मूर्तियों की एक अन्य विशेषता ये है कि इस काल में मूर्तिकला में जातक कार्यों का समावेश होने से मूर्तिकला का प्रमुख विषय कला के बजाय कथा हो गया। साथ ही कहानी और घटना के वर्णन में उतना विस्तार हो गया कि एक ही इकाई के भीतर अनेक रूपों का चित्रण दिखाई पड़ता है। सातवीं विशेषता यह है कि मूर्तिकला में कथा या घटना को स्पष्ट करने के लिए प्रधान मूर्ति यानी घटना नायक को बार बार प्रदर्शित किया गया है। साथ साथ विभिन्न इकाइयों को एक साथ जोड़ने के लिए स्थान और अवसर के विशेष को मूर्तियों में बार बार दिखाया गया है। तो इसमें समय का ध्यान नहीं दिया गया जो भिन्न घटनाओं को पृथक करते हैं। ठीक है ना, इसलिए मूर्ति चित्रों में कालक्रम उपेक्षित दिखाई पड़ता है। आठवीं बात है कि इस काल के कला में पार्श्वगत विशेषताओं के प्रदर्शन में कलाकार सफल नहीं होते हैं, यानी पीछे के भाग को दिखाने में। इसे उन्होंने अपने ढंग से दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने रूपों की कल्पना मोटाई या ऊंचाई में न करके धरातल के रूप में किया है। अतः मूर्ति चित्र में रूप या आकार एक दूसरे के पीछे नहीं वरन एक दूसरे को ऊपर दिखाए गए दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है नौवां है, तत्वयुगीन शिल्प के अंदर मूर्तियों का निर्माण कथा के पात्र पर अवलंबित है। इस तरह से पदार्थ और वस्तुओं का दिखाई पड़ना दृष्टि पर आधारित न होकर घटना पर आधारित है। तो अतः कथा की आवश्यकता अनुसार ही कलाकारों ने मूर्तियों को गढ़ा है। ठीक है, और अगली बात है कि शुंग कला में देखा जाए तो ये कल्पना परक दिखाई देती है, क्योंकि रूपों का यथार्थ चित्रण में कुछ ही स्थानों पर मिलता है। तो शिल्पकला के विषय कल्पना प्रसूत आकृतियाँ हैं, जैसे यक्ष यक्षिणियों के निर्देशन में आदर्श का अस्तित्व अधिक दिखाई पड़ता है और यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों में प्रजनन अंगों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। शुंग काल के शिल्प को देखने से लगता है कि कलाकार परिस्थितियों से बंधा हुआ, क्योंकि मूर्ति उकेरने का स्थान कम है और अपनी स्वतंत्रता के अनुसार मूर्तियों को बड़ा बनाने में असमर्थ है। कारण है इस काल की मूर्तियाँ स्तूपों के शिलाफलक पर, दरवाजों के चौखटों पर, तोरण द्वारों पर, वेदिका युक्त फुललों पर निर्मित हुई हैं, जो कि एक छोटी सी इकाई है। तो दृश्यों में थोड़ा सा संकुचन दिखाई पड़ता है। अगली बात जो है, शुंग कालीन मूर्तियों में चपटेपन का आभास होता है। ऐसा लगता है कि शिल्पकार काष्ठ नक्काशी में कुशल थे। यहाँ पर इस कला का प्रयोग पाषाण में किया गया है। तो मूर्तियों को बहुत गहराई से न खोदने के कारण उसमें एक विशेष प्रकार का चपटापन दिखाई देता है। और शुंगकालीन जो कला है वो विचार प्रधान है। प्राय जिस रूप में वस्तु दिखाई देती है उसी रूप में उसका निर्माण करके शिल्पियों द्वारा वस्तु का चित्रण अपने मन से बनाए गए विचारों पर आधारित है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि शुंगकालीन जो मूर्तिकला है उसकी क्या विशेषता है ये आपको समझ में आ गया होगा।